फ्रेंड्स, आई एम प्रिया श्रीवास्तव एंड आई हूँ आपके अपने और आपके पसंदीदा चैनल श्याम क्लासेज में। श्याम क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों से अपने क्लासेज में रेगुलर नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। नाउ आई एम फ्री एंड रेडी टू रीड एंड स्टडी विद यू एंड फॉर यू। श्याम क्लासेज बेस्ट है आपके प्रिपरेशन के लिए फॉर सीटेट, बीटेट, एस्टेट, DSSB, यूपीटेट इन ऑल सब्जेक्ट। बहुत दिनों से रेगुलर नहीं होने के कारण से कंटिन्यूटी थोड़ी हट गई है। इसके लिए आपको और हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको हमारे मेहनत में कुछ सहयोग देने होंगे। ये चैनल हमारा जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं हो है अभी तक, और इसे वाइड स्प्रेड करने के लिए हमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपनी जो वीडियो बनाती हूँ उसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। उन वीडियो में जो भी गलतियाँ, जो भी मिस्टेक्स मिलेंगी वो आप हमें कमेंट में लिखें और मैं उसे पूर्ण रूप से सुधारने की कोशिश करूँगी। आपकी ये सहायता हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और मैं जब भी अपने वीडियो बनाती हूँ तो उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लाती हूँ जो कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले भी हैं। तो इस बार मैं EVS का प्रश्न लाई हूँ और ये जो प्रश्न होंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसा बोला था कि उन्हें इंग्लिश में काफ़ी बेहतरीन समझ में आता है। तो इस बार मैं अपने 10 क्वेश्चंस लाई हूँ जो इंग्लिश में होंगी। तो जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे हिंदी में बताने की पूर्ण कोशिश करूँगी। और जो इंग्लिश में जिनकी इंग्लिश मजबूत है उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बार बार ऐसा नहीं करूँगी। बहुत से ऐसे वीडियोस बनाऊँगी जो हिंदी में होंगी और बहुत से ऐसी वीडियोस बनाऊँगी जो इंग्लिश में भी होंगी। तो जिनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस श्याम क्लासेज को वाइड स्प्रेड करने के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए, लाइक करिए और दोस्तों और जो भी तैयारी करने वाले हैं सीटेट बीटेट की उनको शेयर करिए। तो ये हमारी आप मदद करें और मैं आपके लिए सदा आभार प्रकट करूंगी इसके लिए। तो बहुत सी बातों में ना फंसते हुए हम अपने आगे की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और कोशिश करिए कि जितने भी प्रश्न हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लास्ट टच करते हैं तो आपकी जो नोट्स होती हैं वो काफ़ी मदद करती हैं। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। एज एन EVS टीचर द एम बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप to zoo should be option A to satisfy parents over the quality of education, option B to provide fun and pleasure to students, option C to bring the change in the monotony of routine, to provide an active learning experience to students according to option D। एक EVS टीचर होने के नाते आपका मेन एम क्या होगा जो आप बच्चे को ऑर्गेनाइज करते हैं फील्ड ट्रिप जू के लिए? तो ऑप्शन ए है कि आप अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एंड ऑप्शन बी, आप प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को फन एंड प्लीजर। आप ऑप्शन सी, आप अपने जो व्यस्त रूटीन है, जो लगातार रूटीन है, रोज़ क्लास में आना, वही गुड मॉर्निंग बोलना और फिर 8 घंटे की पढ़ाई बैठे बैठे करना, इन मोनोटोनी ऑफ रूटीन्स को चेंज करना चाहते हैं। या ऑप्शन डी, आप एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों में देना चाहते हैं। तो आप ही खुद सोचिए कि जब हम फील्ड ट्रिप जू पे जाते हैं या किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती हैं? हमारे अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि हमारी जो पढ़ाई होती है वो एक्टिव लर्निंग होती है और बेस्ट एक्सपीरियंसिव हो जाती हैं। तो मेरे अनुसार से तो ऑप्शन जाता है डी, और आप भी अपने अनुसार से इसके खोजने की कोशिश करिए कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आते हैं अपने आंसर की ओर और हमारा आंसर है आंसर डी, टू प्रोवाइड एन एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू जू शुड बी टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। तो ये जो है हम पहले भी बता चुके थे कि जू पर जाने के लिए या किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जब अपने बच्चे को हम ले जाते हैं तो उनका मेन फोकस होता है, उनका मेन एम होता है
वो होता है कि एक्टिव लर्निंग कराना और बेस्ट एक्सपीरियंस कराना। बच्चे प्रैक्टिकली जानते हैं। मैंने कहा कि पौधे हरे होते हैं, उनकी लिप्स हरी होती हैं, उनमें फ्लावर्स पीले होते हैं, उनके बर्ड्स ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ बच्चे रटे रटाए और हमारे कहे गए बातों को सुनते हैं और याद कर लेते हैं। लेकिन जब एक्टिव लर्निंग या उसे बेहतरीन बच्चे को प्रैक्टिकल कराने के लिए हम उसे उस स्थान पर ले जाते हैं और उसको डीपली प्रैक्टिकल वाइज उसे हम बताने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ए गुड EVS assignment should primarily focus to ऑप्शन ए प्रोवाइड एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन बी रिवाइज लेसन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ऑप्शन सी इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, और ऑप्शन डी कीप स्टूडेंट्स इंगेज्ड एंड डिसिप्लिन। EVS असाइनमेंट का जो प्राइमरली फोकस है वो क्या होना चाहिए, क्या है? ऑप्शन कह रहा है कि ये प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी को। ऑप्शन बी है वो कहता है कि लेसन को इफ़ेक्टिव करने के लिए रिवाइज करते हैं तो इफ़ेक्टिव हो जाएगा वो। और ऑप्शन सी कहता है कि ये बेटर यूटिलाइजेशन है, इंश्योर कराता है कि ये बेटर यूटिलाइजेशन है असाइनमेंट। और ऑप्शन डी जो है ये बताता है कि असाइनमेंट के थ्रू हम बच्चों को इंगेज एंड डिसिप्लिन बनाते हैं। तो आप भी अपने तरीके से सोचिए कि एक EVS असाइनमेंट को अगर हम देते हैं बच्चे में करने के लिए, तो ये हमारी प्राथमिक इसकी फोकस क्या है? तो इस मेरे अनुसार से तो ये बनता है ऑप्शन ए प्रोवाइड एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एक्सटेंसिव लर्निंग, वाइड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ये सब मेन व्यूज होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए होता है प्रोवाइड एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एक्सटेंसिव लर्निंग मतलब ए लॉट ऑफ ऑप्शन टू गिव द नॉलेज एंड गेन द नॉलेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, ए गुड EVS असाइनमेंट शुड बी प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे एक बार सॉरी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में फोकस की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो सॉरी, बट मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तौर वाज लेड बाई होम। EVS में जब हम आते हैं तो हिस्ट्री भी मिलती है, जो आर्ट्स से पढ़े होते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है कि द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तौर, जो कित्तौर में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हुई थी वो किनके नेतृत्व में हुई थी? कित्तौर वाज लेड बाई होम, किनके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन ए अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन बी नाना फणिस, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, और ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन रानी चन्नम्मा। तो आते हैं अपने सही और करेक्ट आंसर की ओर। हमारा करेक्ट आंसर है रानी चन्नम्मा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। रानी चन्नम्मा द क्वीन ऑफ कित्तौर। रानी चन्नम्मा जो थी वो कित्तौर की क्वीन थी, जो कर्नाटका में पड़ता है। वाज नोन फॉर लीडिंग एंटी ब्रिटिश मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1824। 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट निकला था, जिनका नेतृत्व कर रही थी रानी चन्नम्मा। और रानी चन्नम्मा जो थी कित्तौर यानी कर्नाटका की रानी थी। तो इसे और भी बेहतरीन जानने के लिए आप बुक्स या गूगल पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कंसेप्ट वेयर इन द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन अफेयर। आपको उस गतिविधि को बतानी है, डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर्स, जो रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ए सोवर्निटी, बी आर्बिट्रेरी, सी सेक्युलरिज्म एंड डी पीटी। आपके रिलीजियस अफेयर्स में वैसी कौन सी चीज़ें हैं या वैसा कौन सा फैक्ट है जो उसमें इंटरफेयर नहीं करता है? तो आप ये चीज़ें हमारे भारत के लिए बहुत ब्रह्मास्त्र है, या यूँ कहिए कि संविधान में इसे बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। और इसका आंसर आता है
आंसर सी सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। ए सेकुलर स्टेट remains neutral in the matter of religion. Under the concept of secularism, all citizens are treated equally regardless of their religion. सेकुलरिज्म इस धर्मनिरपेक्ष, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये सबसे पहले घोषित किया गया है संविधान में कि भारत को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह की भेदभाव करना मना है। तो ये हमारा ऑप्शन होता है सी, सेकुलरिज्म। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मोस्ट रेलिवेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्मली डेवलपिंग एडोलसेंट। एडोलसेंट मीन्स होता है किशोरावस्था। तो आपको मोस्ट रेलिवेंट कैरेक्टर बताना है जिसमें एडोलसेंट को डेवलपिंग होने में नॉर्मली हेल्पफुल होगी। ए कंटिन्यूअस नीड फॉर पेरेंटल सपोर्ट। ऑप्शन बी फ्रीडम फ्रॉम पीयर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन सी डिजायर फॉर डोमिनेशन बाय सिबलिंग्स। एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। किशोरावस्था में जब बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले उनके मन में मैं की भावना का उत्पत्ति या चरम सीमा ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं तो पेरेंट्स को भी उनके साथ बहुत ही सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए और बहुत ही नम्रता से भी पेश नहीं आना चाहिए। उन पर एक इस तरह का विशेष आवरण रखिए और विशेष जो कहते हैं तरीका रखिए जिनसे या तो वो बहुत रूड ना हो आपके प्रति और वो आपसे डरे भी और आपको मान सम्मान भी दे। तो किशोरावस्था जो है वो वेरी डेंजरस स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। तो ये डेवलप जो होता है एडोलसेंट, तो उसमें आपकी कौन सी चीज़ें जो होती हैं मोस्ट रेलिवेंट कैरेक्टर होती हैं। तो ये आप पेरेंटल सपोर्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑप्शन बी या आपके जो समूह होना चाहिए उन समूह की पहचान होनी चाहिए उनमें। ऑप्शन सी उनमें डोमिनेशन या उनके भाई बहन की जो इच्छा होती है डोमिनेशन की वो होनी चाहिए और इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो आते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। उसमें इमोशनल मैच्योरिटी की जब डेवलपमेंट होती है जिसमें मैंने बोला पहले कि उनमें मैं की भावना का विकास होता है और चरम सीमा तक विकास होता है। मैं हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं। तो इनको ये चीज़ें हटानी होती हैं और इसके साथ साथ पेरेंटल सपोर्ट भी होना ज़रूरी है। बट सबसे ज़्यादा मोस्ट रेलिवेंट जो है इसमें क्वेश्चन में मोस्ट रेलिवेंट की बात कही गई है। तो मोस्ट रेलिवेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन जाता है डी डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। Adolescence is a period of physiological growth when a student experience separate from parents। इस अवस्था में बच्चे पेरेंट्स से सेपरेट फील करते हैं और सेपरेट रहना भी चाहते हैं क्योंकि उनकी स्टेजेज ऐसी के अनुसार है ऐसा। इडोक्लिनिकल रिस्ट्रक्टिव एंड सोशल एडजस्टमेंट टू द पीयर ग्रुप। और इनमें जो कहते हैं अंतःग्राही जो ग्रंथि है उसका कुछ विकास भी होने लगता है। कुछ केमिकल रिएक्शन जो एडोलेसेंस के अकॉर्डिंग होते हैं जैसे कि उनका दाढ़ी आना, उनका शरीर औसतन से अधिक अच्छा होना, ये सब चीज़ें उनकी किशोरावस्था में होती हैं। तो इन सब चीज़ों के उनमें विकास होने लगता है। तो ऑल दीज पॉइंट्स टू इमोशनल मैच्योरिटी। तो इस तरह से हम सभी चीज़ों पर ध्यान दें तो इनमें इमोशनल मैच्योरिटी का विकास होने लगता है जिसमें मैं की भावना का भी विकास होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सेलेक्ट द मोस्ट नियरली अपोजिट टू रिस्टिट्यूशन। रिस्टिट्यूशन का मोस्ट अपोजिट वर्ड क्या है? ऑप्शन ए इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन बी रिस्टोरेशन, ऑप्शन सी कैटासिलिज्म, ऑप्शन डी डिप्रीवेशन। आते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की ओर। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिप्रीवेशन। रिस्टिट्यूशन मीन्स द रिस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टोलन। इन अपोजिट वुड बी डिप्रीवेशन। रिस्टिट्यूशन मीन्स होती है आपको मरम्मत और इसका सीधा सीधा उल्टा होता है हानि।
अगर इसमें कहीं गलत बोलती हूँ तो आप देख लीजिएगा और इसे सुधार लीजिएगा। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द प्राइसेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैव नॉट डैश ओवर द लास्ट मंथ्स लेवल। और ये कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कमर्शियल टाइप के हैं, बट ये आते हैं क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है आए हुए क्वेश्चन में से। ऑप्शन है ए फ्लक्चुएटेड, ऑप्शन बी राइजन, ऑप्शन सी वेरिएड, ऑप्शन डी इंक्रीज। द प्राइसेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैव नॉट डैश ओवर द लास्ट मंथ्स लेवल। आते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर। इसका करेक्ट आंसर है बी राइजन। लास्ट मंथ से वो राइज नहीं हुआ है उसका प्राइस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8। आई डैश विद यू अबाउट योर प्रॉब्लम्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ऑप्शन 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, उसको वहाँ फिल करना है। मेरा क्वेश्चन है आई डैश विद यू अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन है सिंपैथाइज, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी रिलेट और ऑप्शन डी पिटी। आते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर। इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपैथाइज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी काउज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रोग है डिजीज है जो स्टैग्नेंट वाटर यानी गंदे पानी से होता है। ए मलेरिया, बी पोलियो, सी निमोनिया और डी एड्स। आप भी सोचिए, ये बहुत कॉमन सी बात है कि गंदे पानी से कौन सा रोग होता है। आते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर। इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। मलेरिया एंड डेंगू आर अमॉन्ग द मेन डेंजर्स ऑफ स्टैग्नेंट वाटर which can become a breeding ground for the mosquitoes that transmit this disease। मलेरिया और डेंगू एक ऐसा रोग है जो गंदे पानी से फैलता है और इस गंदे पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग होती है। मच्छर वहाँ पलते हैं और वो एक दूसरे में जाकर ट्रांसमिट हो जाते हैं और ये डिजीज बढ़ने लगती है। तो इस तरह से इसका आंसर होता है ऑप्शन ए मलेरिया। और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन योर कंट्री इज ए कोल्ड डिजर्ट। इनमें से कौन सा आपका कंट्री है जो कोल्ड डिजर्ट कहलाता है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी दार्जिलिंग। इन चारों ऑप्शंस को किसको हम लोग कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। और आइए इसके आंसर की ओर चलते हैं। हमारा आंसर है आंसर बी लद्दाख। लद्दाख लाइज इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है वो ग्रेट हिमालयाज में के ईस्टर्न साइड, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है। इट इज ऑल्सो नोन एज खप्पाचन। इनको खप्पाचान भी कहा जाता है। विच मीन्स स्नोलैंड, जिसका मतलब होता है बर्फ की भूमि। इट हैज़ द माइटी काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द साउथ। और इसके नॉर्थ और साउथ में काराकोरम रेंज भी आता है। तो इस तरह से लद्दाख जो है काफ़ी ठंडी वाली प्रदेश है जिसे हम लोग कहते हैं कोल्ड डिजर्ट। और इस तरह से हमारा हो गया सभी 10 चुनिंदा प्रश्नों के सवाल और जवाब। और आपका धन्यवाद कि आप मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और इस तरह से आपका ये वीडियो कैसा लगा आप हमें शेयर करिएगा। जो भी इसकी त्रुटियां हुई होंगी उसे बताइएगा और नज़रअंदाज भी करिएगा। मैं इसे सुधारने की पूर्ण कोशिश करूंगी। और इस तरह से आप अपने बेहतरीन तैयारी के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इसे नोट डाउन भी करते जाइएगा। और मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू।